गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लास्ट क्लास में बच्चों अपन जल प्रदूषण के प्रभाव की चर्चा कर रहे थे और जल प्रदूषण के प्रभाव की चर्चा में अपन ने दो टॉपिक के बारे में चर्चा कर ली थी। पहला टॉपिक था जल प्रदूषण का मनुष्य पर प्रभाव और दूसरा था जल प्रदूषण का जलीय जीवों पर प्रभाव। इन दोनों के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में चर्चा की थी कि जल प्रदूषण जो होता है वो मनुष्य को और जलीय जीवों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, किस प्रकार से इनके लिए नुकसानदायक होता है। इसी क्रम में हम आज की क्लास में जल प्रदूषण का भूमि एवं फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वह है जल प्रदूषण का प्रभाव, और जल प्रदूषण का जो प्रभाव है वो भूमि और फसलों पर किस प्रकार से पड़ता है इसके बारे में अपने को चर्चा करनी है। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं जल प्रदूषण का भूमि एवं जल प्रदूषण का भूमि एवं फसलों पर प्रभाव। जल प्रदूषण का भूमि एवं फसलों पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है इसके बारे में अपने को डिस्कस करना है आज। सबसे पहले बात करें देखो बच्चों, तो सिंचाई के लिए जो जल प्रयुक्त होता है वो जल गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। पहली बात यह है कि सिंचाई के लिए जो प्रयुक्त होने वाला जल है वो गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। यदि वो गुणवत्ता युक्त नहीं है, वो जल प्रदूषित है, वो अम्लीय है, क्षारीय है या लवणीय प्रकृति का है, तो ऐसी स्थिति में जो फसलें होती हैं, जो भूमि होती है, वो उस सिंचाई जल के कारण प्रभावित हो जाती है। सामान्यतः ये देखा जाता है कि यदि लवण युक्त जो जल होता है वो फसलों में प्रयुक्त किया जाता है, मृदा में यदि प्रयुक्त होता है, तो उस स्थिति के अंदर जो भूमि होती है वो लवणीय हो जाती है। अर्थात अपने को सिंचाई के लिए जल जो प्रयुक्त करना होता है वो उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए। यदि लवणीय जल प्रयुक्त करते हैं तो भूमि लवणीय हो जाती है। तो सबसे पहले अपन यहाँ नोट करते हैं कि सिंचाई जल गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। सिंचाई जल गुणवत्ता युक्त होना चाहिए। यदि लवणीय जल प्रयुक्त किया जाता है, यदि लवणीय जल प्रयुक्त किया जाता है तो भूमि लवणीय हो जाती है। अम्लीय जल प्रयुक्त किया जाएगा तो भूमि अम्लीय हो जाएगी। क्षारीय जल प्रयुक्त करने पर भूमि होगी वो क्षारीय प्रकृति की हो जाएगी। इसलिए अपने को सिंचाई के लिए अपने को गुणवत्ता युक्त जल की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर जल प्रदूषित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भूमि भी प्रदूषित हो जाती है। अब यदि लवणीय जल के प्रयोग करने से भूमि लवणीय हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो भूमि होती है वो लवणीय हो जाती है। लवणीय जल प्रयुक्त करने से भूमि कैसी हो जाती है बच्चों? लवणीय हो जाती है। और ऐसी स्थिति के अंदर जो मृदा होती है उसकी विद्युत चालकता बढ़ जाती है, और इस स्थिति के अंदर जो पौधे होते हैं उन पौधों को पोषक तत्व कम मात्रा में प्राप्त होते हैं और उनकी वृद्धि प्रभावित हो जाती है। लवणीय जल में मृदा की चालकता बढ़ जाती है, जिससे पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है यदि जो जल है
वो लवणीय प्रयुक्त होता है तो मृदा लवणीय हो जाती है, विद्युत चालकता मृदा की बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी प्राप्ति पौधों को नहीं हो पाती है। क्षारीय जल यदि ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न हो जाता है तो मृदा का जो जल निकास होता है वो खराब हो जाता है, अर्थात काफ़ी समय तक जो जल होता है वो मृदा में भरा रह जाता है। ये उसी स्थिति में है जब मृदा क्षारीय हो जाती है। मृदा क्षारीय होने पर अर्थात क्षारीय जल का प्रयोग करने पर मृदा का जल निकास प्रभावित होता है और अधिक समय तक जल उस मृदा के अंदर भरा रह जाता है। जमीन में ज़्यादा समय तक यदि जल भरा रह जाता है तो ऐसी स्थिति के अंदर कई प्रकार की जो अवायवीय व्यवस्थाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती है, अर्थात भूमि के अंदर उपयुक्त मात्रा के अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं कर पाती है। और जब ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में जो पौधे लगाए जाते हैं उन पौधों को ऑक्सीजन जड़ों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है और ये पौधे कुछ समय के बाद नष्ट हो जाते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि यदि क्षारीय जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है तो मृदा क्षारीय हो जाती है, जिससे मृदा का जल निकास प्रभावित होता है और अवायवीय अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। अवायवीय अव्यवस्था का मतलब है कि जो हवा है, जो ऑक्सीजन है वो भूमि में प्रवेश नहीं कर पाती है और ऐसी स्थिति के अंदर सामान्यतः जो मृदा होती है उसमें लगने वाली जो फसलें होती हैं उनकी जड़ों को ऑक्सीजन न मिलने के कारण कुछ समय बाद वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है। देखो बच्चों, यदि मृदा की विनिमयशील सोडियम की जो प्रतिशतता मात्रा होती है वो यदि 15% से अधिक हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृदा की जो pH होती है वो 9 या इससे अधिक हो जाती है, अर्थात जो मृदा होती है वो क्षारीय प्रकृति की हो जाती है और इस मृदा के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं उन लाभदायक सूक्ष्म जीवों की मात्रा कम हो जाती है और उनकी कार्य क्षमता कम में भी प्रभाव पड़ता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता का मान यदि विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता का मान यदि 15% से ज़्यादा हो जाता है तो मृदा की pH 9 हो जाती है। देखो बच्चों, यदि विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता का मान 15% से ज़्यादा हो जाता है तो मृदा की pH 9 या ज़्यादा हो जाती है, जिससे मृदा कैसी हो जाएगी, क्षारीय प्रकृति की, जिससे मृदा क्षारीय प्रकृति की हो जाएगी। अब बच्चों, क्षारीय प्रकृति की मृदा यदि हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वो या तो नष्ट हो जाएंगे या फिर उनकी कार्य क्षमता क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मृदा में सूक्ष्म जीव लाभदायक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे या उनकी कार्य क्षमता
कम हो जाएगी। देखो बच्चों, दोनों ही स्थितियों के अंदर फसलों को नुकसान होता है। यदि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं या उसकी कार्य क्षमता प्रभावित हो जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जल होता है फसलें होती हैं उनको नुकसान हो जाता है। इससे आगे अपन बात करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिए, फिर अपन जल प्रदूषण का मृदा पर पड़ने वाला जो अन्य और प्रभाव हैं, फसलों पर पड़ने वाले अन्य प्रभाव हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, लवणीय और जो क्षारीय पानी के प्रयोग से जो फसलें होती हैं उन फसलों के बीजों का जो अंकुरण होता है वो भी कम मात्रा में होता है। लवणीय और क्षारीय जल के कारण फसलों के बीजों का अंकुरण होता है वो कम मात्रा में होता है। और सामान्यतः दलहनी जो फसलें होती हैं वो क्षारीय और लवणीय जल से ज़्यादा प्रभावित होती है और उनकी बीजों की जो अंकुरण क्षमता होती है वो ज़्यादा मात्रा में प्रभावित होती है अन्य फसलों की तुलना में। ये देखने में आया है कि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी पौधों की जो वृद्धि होती है वो कम हो जाती है और ऐसी स्थिति में वो कम ग्रोथ कर पाते हैं। तो अपन यहाँ नोट करते हैं कि लवणीय व क्षारीय जल के प्रयोग से पौधों के बीजों का अंकुरण कम होता है। पौधों के बीजों का अंकुरण बहुत बच्चों कम मात्रा में होता है और दलहनी फसलें इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। सामान्यतः दलहनी फसलें जो होती हैं वो इस प्रोसेस से ज़्यादा प्रभावित होती हैं। दलहनी फसलों के जो बीज होते हैं वो बहुत कम मात्रा में अंकुरित हो पाते हैं यदि सिंचाई जल के रूप में क्षारीय या फिर लवणीय जल जो होता है वो प्रयुक्त किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी वृद्धि कम होती है। दलहनी फसलों की वृद्धि कम होती है और जब दलहनी फसलों की वृद्धि कम मात्रा में होती है तो सीधी सी बात है उसके उत्पादन क्षमता पर भी प्रभाव पड़ता है। दलहनी फसलों की जो कलें होती हैं वो कम फूटती हैं और कले के कम फूटने के कारण सामान्यतः उसकी जो फली होती है वो छोटी बनती है क्योंकि पोषक तत्व फसलों को कम मात्रा में मिलते हैं। कले भी कम फूटती है जिसके कारण दलहनी फसलों की जो फली होती है वो छोटी मात्रा में रह जाती हैं और उसके जो दाने होते हैं वो पतले रह जाते हैं। फसलों का जो आकार होता है और उसकी जो संख्या होती है वो भी कम हो जाती है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि कले कम फूटने से दलहनी फसलों की फली छोटी रह जाती है जिससे फसल उत्पाद कम व बीज छोटे रह जाते हैं। देखो फसलों का उत्पादन भी कम होता है, फली के आकार छोटे रहने से कम मात्रा में फसलें होंगी, साथ ही में जो फली के अंदर जो बीज होंगे वो भी छोटे आकार के होते हैं और ऐसी स्थिति में दाना पतला होने के कारण फसल का जो उत्पादन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। यदि बोरोन युक्त
जल से सिंचाई की जाती है फसलों की, तो ऐसी स्थिति में फसलों के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनमें पर्णहरित की मात्रा कम हो जाती है बोरोन युक्त जल के प्रयोग से। तो अपन नोट कर लेते हैं कि बोरोन युक्त जल के प्रयोग से, बोरोन युक्त जल के प्रयोग से पौधों की पत्तियों में पर्णहरित कम हो जाता है और पत्तियां क्या हो जाती हैं, झुलसा जाती हैं और पत्तियां झुलसा जाती हैं। यदि जो पत्तियां होती हैं उसमें पर्णहरित की कमी हो जाती है बोरोन युक्त जल के प्रयोग से, तो ऐसी स्थिति में जो पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो सामान्यतः झुलसाना प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो बच्चों ऐसी स्थिति के अंदर जो फसल उत्पादन होता है उसका 50% फसल होती है वो नष्ट हो जाती है और फसल उत्पादन कम मात्रा में होता है। सामान्यतः जो कीटनाशक होते हैं और कवकनाशक होते हैं उनका प्रभाव भी मृदा के अंदर ज़्यादा होने से जो फसलें होती हैं वो नुकसान पहुंचाती हैं। फसल उत्पादन 50% तक रह जाता है, अर्थात जो फसलों के अंदर उत्पादन क्षमता कम होने से फसलों के अंदर हानि होती है, ऐसा देखने में आता है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो देखो बच्चों, सामान्यतः जो पर्यावरण प्रदूषण के फलस्वरूप CO2 की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है पर्यावरण में, और ये जो गैस होती है वो जल के साथ संयोग करती है और जल के साथ संयोग करके वो कार्बनिक अम्ल का निर्माण कर लेती हैं। ये जो कार्बनिक अम्ल होता है वो हाइड्रोजन आयन का उत्सर्जन करता है, और ये जो हाइड्रोजन आयन होते हैं ये मृदा को अम्लीय बना देते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो कार्बोनेट आयन होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और मृदा अम्लीय प्रकृति की हो जाती है। तो बच्चों ध्यान रखना कि सामान्यतः पर्यावरण प्रदूषण के कारण वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ती है। यह CO2 जल के साथ क्रिया कर कार्बनिक अम्ल बनाता है। यह जो CO2 होता है वो जल के साथ क्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाता है, जिससे उत्पन्न H+ आयन मृदा में उपस्थित कार्बोनेट्स को नीचे विस्थापित कर देते हैं, जिससे मृदा अम्लीय हो जाती है। सामान्यतः CO2 के साथ जल की क्रिया से कार्बनिक अम्ल बनता है। ये कार्बनिक अम्ल जो होता है वो H+ आयन उत्सर्जित करता है, और यही H+ जो आयन होता है ये सामान्यतः कार्बोनेट को नीचे की तरफ धकेल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप सामान्यतः जो मृदा होती है उस मृदा की अम्लता बढ़ जाती है। इसे आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कीजिए, फिर अपन उससे आगे देखते हैं कि आगे किस प्रकार से जल प्रदूषण से भूमि और फसलों पर प्रभाव पड़ता है।
आगे बच्चों अपन देखते हैं कि जब मृदा के अंदर कार्बनिक अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है CO2 जल के संयोग से, तो ऐसी स्थिति में मृदा कैसी हो जाती है? अम्लीय मृदा हो जाती है। और अम्लीय मृदा के अंदर सामान्यतः जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, और अम्लीय मृदा के कारण ही जो पौधे होते हैं उनको प्रचुर मात्रा के अंदर पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते हैं। अम्लीय मृदा में पौधों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। अम्लीय मृदा में पौधों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते हैं। देखो बच्चों, इस स्थिति में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, और जब पौधों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर जो पौधे होते हैं उनको आवश्यक पोषक तत्व भी नहीं मिल पाता है। और जब पौधों को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा में कमी हो जाती है तो पौधे की जो वृद्धि होती है, पौधे की जो ग्रोथ होती है, वो क्या होती है? रुक जाती है। आगे अपन देखें तो देखो बच्चों, नहरों के आसपास का जो क्षेत्र होता है उस आसपास के क्षेत्रों में जल का अधिक मात्रा में रिसाव होता है, क्योंकि नहरों के आसपास प्रचुर मात्रा के अंदर जल पाया जाता है और वहाँ का जो जल स्तर होता है वो ऊंचा हो जाता है। जल स्तर के बढ़ने से जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं वो प्रसार क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में जल होने पर पेड़ पौधे की जड़ें ज़्यादा वृद्धि करती हैं, और जल निकास के अभाव से जो जल होता है वो नीचे वाले स्थानों के अंदर भर जाता है। सामान्यतः नहरों के आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उन नहरों के आसपास के क्षेत्रों के अंदर प्रचुर मात्रा में जल होने के कारण वहाँ पर जल ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने से आसपास के क्षेत्रों के अंदर जल ज़्यादा मात्रा में भर जाता है। इससे भी दुष्प्रभाव उत्पन्न होता है। इससे दुष्प्रभाव ये होता है कि ज़्यादा मात्रा में जल के भरे रहने के कारण वहाँ पर प्रचुर मात्रा में वायु का जो निकास होता है वो नहीं हो पाता है। पौधों को प्रचुर मात्रा में वायु नहीं मिल पाती है और जो पौधे होते हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि नहरों के आसपास के क्षेत्रों में जल के रिसाव से जल स्तर ऊंचा हो जाता है। नहरों के आसपास का जो क्षेत्र होता है वहाँ पे जल का निकास ज़्यादा होता है, जिससे जल स्तर ऊंचा हो जाता है। यहाँ पर जल निकास न होने पर जल भर जाता है और अवायवीय प्रभाव पौधों पर पड़ता है। देखो बच्चों, इस स्थिति के अंदर अवायवीय प्रभाव जो होता है वो पौधों के ऊपर पड़ने लग जाता है। इसके अलावा बच्चों, जब आंधी तूफान आते हैं तो उस दौरान भी जो जल स्रोत होते हैं उन जल स्रोतों के ऊपर कई प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मृदा के जो अवशेष होते हैं, ये भी जल स्रोतों के ऊपर की सतह पर जमा हो जाते हैं, जिससे जो जलीय पौधे होते हैं उनकी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो प्रभावित हो जाती है और जो पौधे होते हैं वो ठीक प्रकार से भोजन न बनाने के कारण वृद्धि नहीं कर पाते हैं। तो ये देखने में आता है कि आंधी तूफान के कारण जल स्रोतों
के ऊपर की सतह मटमैली हो जाती है। कई प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ऊपर की सतह पर जमा हो जाते हैं जल स्रोतों की पे, जिसके कारण ऊपर वाली परत होती है वो मटमैली हो जाती है। अब इस मटमैली सतह के कारण जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, जिस कारण पौधे या जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं। पौधे क्या नहीं कर पाते हैं बच्चों? प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं और उनको पोषण न मिलने से पौधे नष्ट हो जाते हैं। देखो बच्चों, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है तो उनको पोषण नहीं मिलता है, और पोषण नहीं मिलने की स्थिति में जो पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने देखा है कि जो जल प्रदूषण होता है उसका मृदा और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।